आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। इससे आपको आने वाले समय में सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहेगी। दोस्तों, इस चैनल पर आपको सभी प्राचीन जातियों जैसे गुज्जर और गडरियास इत्यादि की जानकारी यहाँ पर आपको मिलेगी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि आज की इस वीडियो में हम क्या जानेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर हम बात करेंगे गडरिया जाति के बारे में, किस प्रकार से इस जाति की उत्पत्ति हुई है, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यह जाति कितनी इम्पोर्टेंट है, साथ ही साथ इस जाति का इतिहास, इस जाति ने कौन कौन से साम्राज्य दिए हैं और कौन कौन से वो महान योद्धा हैं जिन्होंने भारत की सीमाओं की रक्षा की है। न केवल रक्षा की है बल्कि कई धर्मों को संरक्षण दिया है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म और प्राचीन भारतीय सनातन संस्कृति। साथ ही साथ यहाँ पर हम ये भी जानेंगे कि विभिन्न इतिहासकार इस जाति के बारे में अपने अपने क्या मत देते हैं। तो दोस्तों, चलिए करते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने जो इसका टाइटल लिया है वो है हिस्ट्री ऑफ गडरियाज। तो दोस्तों, आज हम इस पूरी वीडियो में गडरिया जाति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जान लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर बहुत सारी फेक वीडियोस होती हैं, ठीक है। तो जब हम इतिहास की बात करते हैं और किसी भी जाति के इतिहास के बारे में बात कर रहे हैं तो हमारे पास कुछ आधार होने चाहिए जिससे जानकारी पूरी तरह ऑथेंटिक और प्रमाणिक हो, ठीक है। तो दोस्तों, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए मैंने सबसे पहले जो आप अभी अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर रखे हैं इस जाति के इतिहास के बारे में। सबसे पहला संदर्भ मैंने लिया है सेंस ऑफ इंडिया 1921। उसके बाद ऋग्वेद को, आदिगुरु शंकराचार्य, पाल साम्राज्य के अभिलेख और सिक्के, हैचो का यात्रा वृत्तांत। दरअसल हैचो एक कोरिया यात्री था जो भारत में आया था। इसने भारत के राजाओं की निजी संपत्ति का जिक्र किया है जिसको मैंने यहाँ बनाया है। साथ ही साथ होलकर साम्राज्य के रॉयल लोगो और बाकी सब चीज़ें, आईने अकबरी, अर्थशास्त्र जो कि चाणक्य द्वारा लिखा गया है, ग्वालियर का किला और इंसाइक्लोपीडिया। इसके अलावा दोस्तों, मैंने कई इतिहासकारों को भी यहाँ पर आधार बनाया है इस वीडियो को ऑथेंटिक बनाने के लिए और इस जाति का इतिहास जानने के लिए। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इस जाति का आर्यों के साथ कितना संबंध है। तो जैसा कि अनेकों इतिहासकार इस बात से सहमत हैं कि आर्य अपने साथ भेड़ बकरियां लेकर आए, साथ ही साथ वो कुल्हाड़ियाँ लेकर आए और वेद जैसे ग्रंथ लेकर आए। तो दोस्तों, अगर हम गडरिया शब्द की बात कर लें तो गडरिया शब्द भी संस्कृत भाषा से निकला है, जो कि न केवल भारत की वरन समस्त विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। आर्य भारत में कई कबीलों के रूप में आए। तो दोस्तों, यह कहना अभी तक सही नहीं होगा कि ये कौन से कबीले से संबंध रख, लेकिन जैसा कि ऋग्वेद में कबीलों का जिक्र मिलता है और कई कबीलों में सबसे महत्वपूर्ण जन और पुरु थे जिनको मिलाकर कुरु बना। तो गाइस, इसका अभी तक हमारा जितना शोध कार्य हुआ है उससे यही तय हुआ है कि ये लोग कुरु कबीले से संबंधित थे। और यह न केवल वेद लेकर आए बल्कि विश्व व समस्त भारत की जो सबसे प्राचीन भाषा है संस्कृत, या फिर सभी भाषाओं की जो जननी है संस्कृत, उसे भी लेकर आए। और गडरिया शब्द की अगर बात कर ली जाए तो यह भी संस्कृत से ही निकला है, जिसका अर्थ होता है गढ़ प्लस आर्य, अर्थात आर्यों का समूह। तो इस प्रकार से भी इस जाति के प्रति ये आर्य होने का सबसे ज़्यादा मत जाता है, क्योंकि यहाँ पर आर्य का जो अर्थ है वो है आर्य। हमारा भी जितना शोध कार्य अभी तक इस जाति पर हुआ है दोस्तों, इससे लेकर उससे हमने भी तोड़ने वाली चीज़ों को आइडेंटिफाई किया है में इंद्र जो इनका अंदर कहा गया है के साथ तय करते हैं, अर्थात जिसने इनकी कल्चर में अभी भी कई ऐसी चीजें हैं जो जिनका जिक्र से दोस्तों ये दोनों ही मत वो अभी भी गढ़ प्लस आर्य से इन लोगों की कल्चर में और चली आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों, ये जो ऋग्वेदिक देवता हैं उनकी पूजा पाठ अभी भी प्राचीन तरीके से करते हैं और हमने कई ऐसे देवताओं को आइडेंटिफाई किया है जिससे यह मत पूर्णतः सत्य होता है कि ये लोग आर्य हैं और आर्यों के किसी न किसी महत्वपूर्ण कबीले से या समुदाय से संबंधित हैं। तो दोस्तों, अब हम आगे बढ़ते हैं। और जैसा कि अगर हम थोड़ा ऋग्वेद के बारे में जानें तो चूँकि इसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, लेकिन यहाँ पर हम थोड़ा और जान लेते हैं आर्यों के बारे में। तो ऋग्वेद में आर्य शब्द का भी 36 बार जिक्र किया गया है
और ये लोग भारत में आए इसकी जानकारी हमें ऋग्वेद से मिलती है, और साथ ही साथ कुछ और प्राचीन ग्रंथ जैसे जैन अवस्था एक धार्मिक ग्रंथ है, उससे भी इस बात की सूचना मिलती है कि ये लोग बाहर से भारत में आए। लेकिन दोस्तों आजकल की सीमाओं के अनुसार यह कहना सही नहीं है, ठीक है। इसके अलावा दूसरा मत दोस्तों इसका सिंधु घाटी सभ्यता से भी मिलता है, क्योंकि वर्तमान समय में इस गडरिया जाति की जो जातियां हैं या जनजातियां हैं उसमें से एक रन ऑफ कच्छ जो गुजरात का वहाँ पर मिलती है। और वहाँ की औरतों की जो कल्चर है, जैसा कि हमने आइडेंटिफाई किया है, वहाँ की जो औरतें हैं अभी भी चूड़ियों को पूरे हाथ में पहनती हैं, जैसा कि आप इस फोटो में देख रहे हैं। तो दोस्तों ये सभी कल्चर और जैसे कि टैटू निकलवाना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें इनको सिंधु घाटी से मैच कराती हैं। इसके अलावा कुछ और भी धार्मिक मान्यताएं हैं, जैसे इस जाति का हिंदू धर्म के अंदर महत्वपूर्ण स्थान है, और यह इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि इनकी उत्पत्ति भगवान शिव से भी मानी जाती है। एक भगवान शिव का जो रूप है खंडोबा वह मिलता है, और खंडोबा का अर्थ होता है जो अपने हाथ में खंड रखे। दरअसल दोस्तों पुराणों के अनुसार भगवान शिव का यह रूप राक्षसों का वध करने के तरह से रूप में हमें मिलता है, और भगवान शिव यहाँ पर न केवल तलवार रखते हैं बल्कि त्रिशूल भी रखते हैं, दोनों चीज़ रखते हैं। तो इसलिए यहाँ पर इनको खंडोबा महादेव, मल्हारी ये सब नामों से जाना जाता है। और बात कर ली जाए बाद के राजवंशों की, तो दोस्तों आगे हम पढ़ेंगे इस जाति के राजवंशों के बारे में, जैसे होलकर, पाल, ठीक है। तो गाइस वहाँ पर भी भगवान शिव की स्पेशल मान्यता इसमें दिखाई देती है। इसलिए भगवान शिव का जो टाइटल होता है महादेव, आज भी इस जाति की कई जातियाँ अपने साथ यूज़ करती हैं। देवताओं में शिव के अलावा यहाँ पर विष्णु का भी अहम योगदान है। दोस्तों इस जाति की अगर बात कर ली जाए तो कई समुदाय अपने आप को श्री कृष्ण से जुड़ाव भी मानते हैं, जैसा कि श्री कृष्ण के रूप जो हैं कृष्ण है, राम है, ठीक है। दोस्तों कई इतिहासकार जो पश्चिमी इतिहासकार हैं, भारतीय इतिहासकार हैं, उन लोगों ने भी इसे इन देवताओं के साथ जुड़ाव माना है। दोस्तों देवताओं में श्री कृष्ण और राम प्रमुख हैं, और आज भी कई जनजातियां हैं जैसे गद्दी जो कि हिमाचल में पाई जाती हैं, वो लोग आज भी अपने ऊपर सिर के ऊपर जो टोपी ओढ़ते हैं वहाँ पर मयूर पंख लगाते हैं। साथ ही साथ अगर रन ऑफ कच्छ के गद्दी माफ़ी चाहूँगा रबारी और रजाड़ियों की बात कर ली जाए तो वो भी भगवान श्री कृष्ण के साथ अपना जुड़ाव मानते हैं। इसके अलावा कई जगह हमें प्राचीन ग्रंथों में भी इस बात का जिक्र मिलता है कि भगवान श्री कृष्ण के साथ भी इनका संबंध था और राम के साथ भी इनका संबंध था। इस प्रकार से ये था कि किस प्रकार से इस जाति के लोगों का या समुदायों का देव देवताओं के साथ संबंध है। अब बात कर लेते हैं राजवंशों की, कि इस जाति ने भारत को कौन कौन से महत्वपूर्ण राजवंश दिए हैं। तो दोस्तों इसमें आता है महान मौर्य साम्राज्य, और अगर मौर्यों की बात कर ली जाए तो मौर्य इसलिए इम्पोर्टेंट हैं क्योंकि इन्होंने ही सबसे पहले भारत को अखंड स्वरूप प्रदान किया था। और दोस्तों इसका जो एक तरह से इतिहास हमें मिलता है वो चाणक्य के द्वारा मिलता है, जो कि उनकी पुस्तक है अर्थशास्त्र, ठीक है। और गाइस गुप्तों का जो गुप्त साम्राज्य है वो हमने यहाँ पर इसलिए रखा है क्योंकि बहुत सारे इतिहासकार ये मानते हैं क्योंकि जो उसका संबंध गुप्त साम्राज्य से ही था, ठीक है। और इसमें महान पाल साम्राज्य आता है, महान विजयनगर साम्राज्य आता है, पाल हिंदुशाही आता है, और बाद के होलकर जो राजवंश हुआ मराठा साम्राज्य के अंतर्गत वो भी इसी के अंतर्गत आता है। बघेल राजवंश जिन्होंने लगभग 1000 साल तक ग्वालियर के किले पर शासन किया, वो लोग भी इसी जाति के अंतर्गत आते हैं। और अब हम थोड़ा इसके बारे में मोटा मोटा जान लेते हैं और इस जाति के जितने भी राजवंश हैं उनकी राजनीतिक सीमाओं के बारे में जान लेते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम बात करेंगे मौर्य साम्राज्य की। तो ये मौर्य जो साम्राज्य आप देख रहे हैं इसका एक तरह से जो स्थापना की थी वो चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी और चाणक्य की सहायता से की थी। बाद में कई और महत्वपूर्ण शासक भी हुए जिसमें अशोक का नाम भी आता है, जो इसी जाति से या कह सकते हैं मौर्य साम्राज्य से संबंधित थे। और गाइस आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि इन सभी राजवंशों की आपको वीडियो अलग से मिलेगी, इनके पर एक राजा पर मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो गाइस अब बात कर लेते हैं पाल साम्राज्य की। तो पाल साम्राज्य का राजपूत काल में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। इन्हें समस्त उत्तर भारत का स्वामी भी कहा जाता है। और गाइस ये राजवंश कई और चीज़ों के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस राजवंश की जो सुना होगा कि राजपूत बंगाल से उधारी तलवारों से लड़ते थे,
जो वर्तमान बंगाल है, तलवार भी इन लोगों की ही देन है। समय में जो बांग्लादेश इनके समय में मखमल था, जो साथ ही साथ इन्होंने समस्त उत्तर भारत के अंदर से अपने मखमल का पूरा थान निकल जाता था। तो वो भी पाल साम्राज्य के समय की सेनाएं इतनी बड़ी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों पाल साम्राज्य भारत के राजपूत काल के लिए महत्वपूर्ण है और इस जाति के लिए भी ये लोग अपनी सेना में जो कि हर्ष की सत्ता हटने के बाद ये सत्ता में आए राजवंश के जो राजा लोगों का इन्हीं के कायदा ही यही था गुर्जर कि वो 50,000 हाथी के साथ निकलते बहुत लंबे समय तक संघर्ष। इसके अलावा गाइस 16,000 का जिक्र मिलता है जो केवल उनके साम्राज्य से हमें अब्बासी कपड़े धोने के लिए लोग मिलते हैं। तो इस प्रकार से ये राजवंश बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है कि इन लोगों का व्यापार भी बहुत ज्यादा समृद्ध था और समस्त बंगाल की खाड़ी पर ये एक तरह से जो दक्षिण पूर्व एशिया की कंट्रीज हैं उनके साथ भी इनके संबंध थे और दोस्तों तिब्बत के साथ संबंध थे। तो इस प्रकार से पाल साम्राज्य बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनके अभिलेखों से हमें इनके सूर्यवंशी होने का प्रमाण मिलता है। साथ ही साथ एक घटना भी है जिसमें ये गुर्जरों से हारने के बाद, ठीक है, गुर्जर जब इन्हें हरा देते हैं उसके बाद ये एक यज्ञ करते हैं कन्नौज के अंदर जिसमें गुर्जर राजा भी आमंत्रित होते हैं और उस यज्ञ में क्या होता है कि एक घटना महत्वपूर्ण है जिसमें गुर्जर राजा को द्वारपाल की तरह खड़ा कर दिया जाता है। क्योंकि गुर्जर जो है अपना एक तरह से जुड़ाव लक्ष्मण के साथ मानते हैं जिससे एक बड़े भाई और छोटे भाई वाली बात भी आती है यहाँ पर और इतिहासकार इस मत को भी समर्थन देते हैं कि जो कि पाल थे वो भगवान राम से संबंधित थे और गुर्जर लक्ष्मण से संबंधित थे। ठीक है, तो गाइस इस प्रकार से इनके अभिलेखों पर हमें सूर्य का अंकन मिलता है जिससे ये मत पूर्णतः सत्य हो जाता है कि इनका संबंध सूर्यवंशी क्षत्रियों से था। दोस्तों जो बंगाल का पाल राजवंश है इसकी स्थापना गोपाल ने की थी 750 में और उसके बाद धर्मपाल इसका एक महत्वपूर्ण शासक हुआ। ठीक है, और गाइस इन लोगों ने कई महत्वपूर्ण चीज़ें भारत के अंदर बनवाई जैसे विक्रमशिला और नालंदा और भी कई यूनिवर्सिटीज़ हैं उस समय की जिनको इन लोगों ने संरक्षण दिया और बनवाया। साथ ही साथ इन्होंने बुद्धिज़्म को बहुत ज़्यादा संरक्षण दिया। ठीक है, और गाइस अब हम बात करते हैं मध्यकाल के एक साम्राज्य की जिसका नाम है विजयनगर साम्राज्य। पहले भी मैं आपको बता देता हूं कि इन लोगों ने कई भारत को महत्वपूर्ण राजा दिए हैं जिसमें हिंदू पाल जो शाही वंश है। ठीक है दोस्तों, इसने कई राजा दिए हैं जैसे जयपाल, आनंदपाल, सुखपाल। ठीक है, यहाँ तक कि जो जयपाल था, जयपाल ने तो गजनवी पर भी आक्रमण किया था जहाँ से मोहम्मद गोरी महमूद गजनवी ये लोग आए थे। दोस्तों ये राजा इतने स्वाभिमानी थे कि जब ये युद्ध में हार गए बाद इन्होंने अपने आप को स्वयं जला लिया और बाद में इनके जो बेटों के साथ युद्ध हुआ अगर वो हारे तो वो जंगलों में चले गए, ना कि इन्होंने किसी की अधीनता स्वीकार की। दोस्तों जब दिल्ली में तुगलक शासन कर रहे थे तब दो महत्वपूर्ण राजाओं जिसमें हरिहर बोका का नाम आता है, इन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की साउथ में। दक्षिण भारत का यह राजवंश कई लिहाज से महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े भव्य नगर बसाए जिसमें विजयनगर है अर्थात विजय का शहर, और साथ ही साथ कई महत्वपूर्ण इमारतें हैं जो दोस्तों आज भी हम्पी के खंडर के रूप में जानी जाती हैं। विजयनगर साम्राज्य का इतिहास बहुत ज़्यादा समृद्ध है दोस्तों। इनका बहमनियों के साथ बहुत ज़्यादा टकराव चलता था और इसी टकराव के कारण एक बार ये हार गए और उसके बाद जो हम्पी या विजयनगर था उस पर आक्रमण हुआ और आज भी वो खंडर के रूप में हमें मिलता है। इसी राजवंश की एक दूसरी शाखा बघेल जो कि पाल हैं, ठीक है, और इनका नाम जो ग्वालियर का किला है वहाँ पर मिलता है। इन्होंने ग्वालियर पर भी 1000 साल से ज़्यादा तक शासन किया और वहाँ पर हमें लगभग 100 की सूची मिलती है। दोस्तों ग्वालियर का किला भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर पालों ने लगभग 1000 साल तक शासन किया, उसके बाद गुर्जरों ने किया और उसी के बाद इनके जो सामंत राजा हुए जैसे जो बाकी राजपूत और राजपूताना के राजा हुए उन लोगों ने यहाँ पर शासन किया। इस प्रकार से ग्वालियर का किला भी इनके इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है। और दोस्तों बाद में जब मराठा राजवंश एक तरह से मराठा साम्राज्य का उदय हुआ तो वहाँ पर होलकरों का बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। ये लोग मराठा राजवंश के सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ थे और इसकी स्थापना सूबेदार मल्हार राव होलकर ने की थी। गाइस ये राजा इतने महत्वपूर्ण थे कि इन्होंने जो भगवा झंडा है मराठों का उसे अटक से कटक तक फहराया था और विजय प्राप्त की थी। साथ ही साथ इन्होंने कई महत्वपूर्ण राजा दिए जिसमें मल्हार राव होल का योगदान तो महत्वपूर्ण है ही,
जिसमें अहिल्याबाई होलकर, जिन्हें देवी का दर्जा प्राप्त है, एक ऐसी शासिका भी मिली जिन्होंने संपूर्ण सनातन संस्कृति या ऐसे शहर, ऐसे मंदिर जो खंडित हो चुके थे, उनके जीर्णोद्धार के लिए अपनी पूरी संपत्ति दान में दे दी थी। तो इस प्रकार से दोस्तों अहिल्याबाई जो देवी है, राजमाता है इंदौर की, उनका भी महत्वपूर्ण स्थान है और इन्होंने इंदौर शहर भी बसाया था जो वर्तमान समय में है मध्य प्रदेश के अंदर। साथ ही साथ इन्होंने अपने समकालीन उत्तर भारत के जितने भी राजवंश थे उन सभी को हराया था, चाहे इसमें जाट हो या फिर सिख हो, ठीक है। और दोस्तों साथ ही साथ इनकी एक महत्वपूर्ण बात है कि इन्होंने अंग्रेजों को भी हराया था और पेशवाओं को भी हराया था जब पेशवाओं ने इनका साथ देना छोड़ दिया था अंग्रेजों के खिलाफ। दोस्तों पेशवा ये मराठा साम्राज्य के प्रधानमंत्री थे और मल्हारराव होलकर ने एकमात्र ऐसे सूबेदार कह लीजिए मराठा साम्राज्य के जिन्होंने 4 पेशवाओं के साथ कार्य किया था। और बाद में इन लोगों ने जब अंग्रेजों को हराया तो एक तरह से अंग्रेज इनके दरबार में जो वेलेस्ली की सहायक संधि थी उस पर हस्ताक्षर हुए थे, तो अंग्रेज इनके दरबार में नीचे बैठते थे और चप्पल जूते उतार कर बैठते थे। तो इससे भी इनकी शक्ति का पता लगता है। गाइज ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो मैंने आपको गडरिया जाति के इतिहास के बारे में बताई और ये बहुत छोटी, बहुत कम है। आगे वीडियो में आपको बहुत डीप जानकारी मिलेगी। मैं पर्टिकुलर एक एक राजा के ऊपर वीडियो बनाऊंगा, उसके लिए आपका समर्थन चाहिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान समय में यह जो जाति है जिसने इतने राजवंश दिए हैं, इतने महत्वपूर्ण राजा दिए हैं, वो किस किस जानी जाती हैं और भारत में कहाँ कहाँ पर पाई जाती है। इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण नाम आता है वो आता है पाल, ठीक है। दोस्तों पाल टाइटल जो आज के समय में उत्तर भारत के गडरिया लगाते हैं, तो ये सभी बंगाल के पाल शासकों के वंशज माने जाते हैं क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा जो आबादी मिलती है वो निखर की मिलती है, जो समस्त हरियाणा और वर्तमान उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड का जो देहरादून वाला एरिया है वहाँ पर निखर मिलते हैं। और ये सभी इनका जो इतिहासकार मानते हैं वो ये है कि इनको जो कन्वर्ट किया था वो आदिगुरु शंकराचार्य ने किया था बुद्धिज्म से दोबारा हिंदुज्म में, इसलिए इनको निखर कहा गया है, ठीक है। और दोस्तों ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि टाइटल होता है वो कई अन्य लोग भी लगाते हैं, तो इसलिए ये बहुत सावधानी से नोट करना चाहिए कि क्या वो किस जाति से संबंधित हैं। इसके अलावा अगले गाइज जो बघेल हैं, बघेलों के बारे में आपको बता चुका हूँ। ग्वालियर की जो हिस्ट्री है, ठीक है, वहाँ पर बघेलों का शासन था और लगभग पाल बघेल जो 100 से भी ज़्यादा शासक हैं उनके नाम वहाँ पर मिलते हैं। इसके अलावा गाइज होलकर की बात कर ली जाए तो ये लोग महाराष्ट्र में मिलते हैं। और गद्दीज जिनके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि वो अपने टोपी के ऊपर आज भी मयूर पंख लगाते हैं, जो श्री कृष्ण से काफ़ी जुड़ाव अपना मानते हैं, तो ये लोग हिमाचल में मिलते हैं। बात अगर कुर्बाओं की कर ली जाए तो गाइज कुर्बा जो होते हैं, कुर्बा कर्नाटक के अंदर मिलते हैं और इनका संबंध विजयनगर साम्राज्य जो हरियर बुक्का से है। इसके अलावा रायकर रजाड़ी मालधारी ये वर्तमान गुजरात में मिलते हैं और रन ऑफ कच्छ इनका कोर एरिया है। भारवाड़ भी यही लोग हैं। और गाइस गडरिया तो एक कॉमन नेम है जो समस्त भारत में बहुत सारे लोग लगाते हैं। मध्य प्रदेश में कुछ लोग अपने नाम के आगे ही गडरिया टाइटल लगाते हैं। इसके अलावा निखर के बारे में आपको बता चुका हूँ कि निखर क्या है और जो बंगाल के पाल हैं उनसे संबंधित है। इसके अलावा धनगर, धनगर एक महत्वपूर्ण नाम है जिसके बारे में हमें भगवान शिव के खंडोबा मल्हारी रूप से मिलती है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार से सभी नाम हैं पाल, बघेल, होरकल, गद्दी, कुर्बा, रायका, रजाड़ी, भारवाड़, गडरिया, निखर, धनगर, ये सभी इसी जाति के नाम हैं जो कि अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम मिलते हैं। जबकि अगर इनका डीप अध्ययन किया जाए तो दोस्तों इन सभी का राजवंश इनसे कहीं संबंधित है और सभी की जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो है सूर्यवंशी क्षत्रिय होने का आधार, क्योंकि बंगाल के अगर पालों के अभिलेख ले लिए जाएँ और होलकरों की जो रॉयल लोगो है वहाँ पर भी सूर्य का अंकन मिलता है। और इसके अलावा कई महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जहाँ से इस बात की सूचना मिलती है कि ये लोग अगर क्षत्रिय वर्ण के अंतर्गत इनको देखा जाए तो सूर्यवंशी होने का इनका आधार मिलता है। तो दोस्तों इस प्रकार से ये वीडियो थी और अंतिम में मैं यही कहूँगा कि अगर आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके सुझाव भी आमंत्रित हैं क्योंकि अभी ये शोध कार्य आगे चल रहा है और जितनी भी पार्शियल कम्युनिटी है जैसे गुज्जर, यादव, तो दोस्तों उनके बारे में भी यहाँ पर आपको सूचनाएं मिलेंगी। तो अब मैं विदा लेना चाहूँगा। आज की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। अगले वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।